आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून से दूरस्थ क्षेत्रों में पढ़ने वाले सारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं योगेंद्र सिंह नेगी, सहायक अध्यापक गणित, राजकीय इंटर कॉलेज धनौल्टी में मूल रूप से कार्यरत हूँ। तो बच्चों, आज हम कक्षा 10 के लिए 2 चर वाले लेखिक समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसे कि आप सब लोगों को विदित है कि आज खेल दिवस भी है। डॉक्टर मेजर ध्यानचंद जी का खेल दिवस के रूप में पूरा देश मनाया जा रहा है। तो क्यों ना हम गणित की एक्टिविटीज को भी खेल के रूप में जोड़ सके। तो जैसे कि खेल के लिए हम लोग खुश रहते हैं, उसी तरह से जो गणितीय संख्या हैं उनके साथ भी हम लोग अगर लगातार खेलते हैं और एक तरह से बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो गणित हमारे लिए सरल हो जाती है। तो गणित का सबसे कठिन होने का सबसे मुख्य कारण यही है कि हमें जो गणित की मूलभूत अवधारणाएं हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं गणित के, उनमें अगर हम शुरुआती स्टेज में क्या करते हैं, लापरवाही करते हैं, तो हम लोगों के लिए गणित एक कठिन समस्या होती जाती है। बच्चा धीरे धीरे गणित से दूर भागता जाता है। तो आप लोगों के भी, हमारी भी कोशिश रहेगी कि गणित को हम एक खेल के रूप में देखें। जैसे कि ध्यानचंद का दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है, तो खेल की भी अपनी कुछ नीति नियम होते हैं। ठीक इसी तरह से कि गणित के भी कुछ मूल रूप हैं। जैसे कि 2 चर वाले रेखिक समीकरण हैं, तो इसमें हमें पूर्व ज्ञान के तौर पे 2 राशियों का अध्ययन चाहिए होगा। पहले बीजगणितीय राशियां और अंकगणितीय राशियां। बीजगणितीय राशियां, अंकगणितीय राशियां ये हैं, इनको हम अज्ञात और ज्ञात के रूप में भी देख सकते हैं, या गणित की भाषा में बोलें चर और अचर। तो बीजगणितीय राशियों का जैसे उदाहरण हो जाएगा जिसका मान हमें ज्ञान नहीं है, जो चर है या जो अज्ञात है, तो इसको हम ए बी सी या एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसका मान ज्ञात नहीं है। तो अज्ञात हो गए और बीजगणितीय राशियां हो गई। और दूसरा जो होगा अचर। अचर का मतलब जिसका मान हमें ज्ञात है, ये होगा अंकों में 1, 2, कोई भी संख्या हो सकती है, अनंत तक कोई भी संख्या हो सकती है। तो सबसे पहले तो हमें इसका ज्ञान होना चाहिए कि कौन राशि ज्ञात है, कौन अज्ञात है। गणित की भी सबसे पहले हम समीकरणों को हल करने के लिए उसका पक्षांतर वाला पार्ट देखें। पक्षांतर का मतलब ये होगा कि जो अज्ञात है उसको हम बराबर के, अज्ञात को हम रखेंगे बराबर के इस तरफ, और बराबर के उस तरफ ज्ञात संख्याएं लिखी जाएंगी। और जब हम एक जगह से दूसरी जगह संख्याओं को ले जाएंगे तो उनके मान में क्या होगा, जो धन वाली संख्या है वो पक्षांतर करके बराबर के उस तरफ जाके ऋण हो जाएगी, ऋण वाली धन हो जाएगी, गुणा वाली भाग, भाग वाली गुणा। ये हमें इस रेखिक जो 2 चर वाले रेखिक समीकरण है, इसके लिए इतना पूर्व ज्ञान होना चाहिए, तभी जाके हम इस समीकरणों को हल कर पाएंगे। क्योंकि जो समीकरण का हल है वो सेकंड स्टेज है, जब हमें ज्ञात और अज्ञात की तरफ इसका हम पूर्व ज्ञान रखते हैं। तो इसकी नेक्स्ट स्लाइड हो जाएगी रेखिक समीकरण का व्यापक रूप। जो रेखिक समीकरण है इसका व्यापक रूप क्या है, ax + by + c = 0। तो अगर मैं रेखिक युग्म बनाऊं, 2 समीकरण लिखाऊं, तो पहला हो जाएगा a1x + b1y + c1 = 0। दूसरा हो जाएगा a2x + b2y + c2 = 0। तो इसमें ये ध्यान रखेंगे जो a b c का मान है वो 0 ना हो, या a1 b1 c1 का मान 0 ना हो। अब इसके लिए इन समीकरणों को हल करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या कंडीशन हम पे हो सकती है। समीकरण को सॉल्व करने की जो हम पे बीजगणितीय 3 विधियां हैं। पहली विधि होगी प्रतिस्थापन विधि, दूसरी होगी विलोपन विधि, तीसरी विधि होगी वज्र गुणन। तो इस विधि को हम हल करने से पहले हम इन समीकरणों को सबसे पहले टेस्ट कर लेंगे कि ये समीकरण हल होगा या नहीं होगा, किस तरह से होगा। 2 चर वाले जो रेखिक समीकरणों के मैं रूप बोल रहा हूं, युग्म a1x + b1y + c1 = 0।
इसको मान लेते हैं समीकरण 1। दूसरा युग्म है इसका a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये होगा समीकरण नंबर 2। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की 3 कंडीशन होती है। इसमें a1 a2 जो वैल्यू है ये इसके गुणांक है, x का गुणांक हो जाएगा, x का गुणांक a1। इसी तरह से y का गुणांक, y का गुणांक हो जाएगा b1। और c1 अपने आप में संख्या है। तो हम इनका अनुपात निकालते हैं। अगर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 b2, अगर इसकी वैल्यू बराबर नहीं है, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ये रेखाएं जो होंगी ये प्रतिच्छेद करेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे और इसका केवल एक हल होगा। वो हल होगा अद्वितीय हल, इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं होगा। अद्वितीय हल होगा ये। केवल एक हल। तो अद्वितीय हल होगा अगर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 b2। दूसरी कंडीशन बनती है इसमें a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये अगर बराबर हैं, तीनों के गुणांक दोनों समीकरणों में बराबर हैं, तो ये होंगी संपाती रेखाएं। अगर हम इसको ग्राफ पेपर पे दिखाएंगे, तो अभी हम आगे दिखाएंगे इसमें ग्राफ पेपर पे कैसे दिखाया जाएगा इसको। तो ये हो जाएगी संपाती रेखा। इसके अपरिमित हल होंगे। अपरिमित मतलब बहुत सारे हल हो जाएंगे, एक ही हल नहीं, बहुत सारे, अपरिमित रूप से अनेक हल हो पाए। तीसरी स्थिति है इसमें a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 c2। शुरू के दो मान तो बराबर हैं, लेकिन जो तीसरी वैल्यू होगी c1 अपॉन c2 ये b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं होगी। तो जब हम इसका ग्राफीय निरूपण करेंगे तो ये समांतर रेखाएं होंगी। समांतर रेखाएं पैरेलल लाइन लगातार एक दूसरे के बराबर चलेंगे। तो इस स्थिति में इन जो दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं इनका कोई भी हल नहीं निकलेगा। तो ये इसकी तीनों कंडीशन है। अब बीजगणितीय रूप से जब हम इनको हल करेंगे तो इसकी 3 विधियां होंगी। रैखिक समीकरण को हल करने की बीजगणितीय विधियां। जो कक्षा 10 का सिलेबस है उसमें जो ये विधियां होंगी, ये 3 विधियों के अंतर्गत हम इन रैखिक समीकरणों का हल करेंगे। इसमें जो पहली विधि दी गई है किताब में वो है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन, दो समीकरणों में से एक का मान प्रतिस्थापित करके दूसरे में रख लेंगे, तो ये प्रतिस्थापन विधि कहलाएगी। और दूसरी विधि होगी इसमें विलोपन विधि। दो समीकरण होंगे, एक को दूसरे में घटा के या जोड़ करके या गुणा करके एक का विलोपन करेंगे, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, एक x या y की वैल्यू विलोपित हो जाएगी, तो विलोपन विधि हो जाएगी। तीसरी विधि होगी इसमें वज्र गुणन विधि। तो इस तरह से जो ये रैखिक समीकरण है इनको हल करने की बीजगणितीय 3 विधियों पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली विधि प्रतिस्थापन विधि,
फिर होगी विलोपन और फिर वज्र गुणन। तो जैसे मैं बता चुका हूं कि प्रतिस्थापन विधि में क्या होगा कि दो रैखिक समीकरण होंगे। सबसे पहले हम इसकी वैल्यू देखेंगे a1/a2, जो तीन कंडीशन है हम देख रहे हैं। इससे पहले मैं जिन पे चर्चा कर चुका हूं, सबसे पहले हम इन तीनों विधियों का प्रयोग करने से पहले देखेंगे कि इन तीनों में से कौन सी कंडीशन है, तभी जाके हम इस सवाल को हल करेंगे। तो अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो ये केवल समीकरण का एक हल होगा और इसका हम सही x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो समीकरणों का हल करने का मतलब है, इसका मतलब ये है x और y की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, उसके लिए हम यहाँ पे काम करें। दूसरा, अगर तीनों की वैल्यू बराबर है, यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो ये अपरिमित हल होंगे। इसके बहुत सारे x और y के बहुत सारे मान निकल जाएंगे, अनगिनत मान होंगे। तो और जब तीसरी कंडीशन जो लिखी है मैंने यहाँ पे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये हो जाएगा समांतर रेखा। इसका कोई भी हल नहीं है, यानी ये जो समीकरण युग्म होंगे इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो सवाल करने से पहले इस विधि को हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, ये तीनों कंडीशन देखनी पड़ेगी। तो कंडीशन नंबर 1, अद्वितीय हल की स्थिति में हम समीकरण के x और y के मान निकाल पाएंगे। उसके बाद ये विधि है। तो इन सवालों को करने से पहले थोड़ा सा मैं बेसिक चीज पे जाना चाहूंगा कि पक्षांतर, क्योंकि अगर हमें पक्षांतर नहीं आता है तो हम इस तीनों विधियों के सवाल नहीं कर पाएंगे। तो मैं सबसे पहले जो मूलभूत ज्ञान है समीकरणों को हल करने के लिए, पक्षांतर, उस पर चर्चा करना चाहूंगा। पक्षांतर का मतलब जैसे शब्द से मतलब है कि पक्ष धन अंतर, दो शब्दों से मिलकर बना है, पक्ष धन अंतर। पक्षांतर का मतलब होगा कि ये अगर बराबर का चिन्ह है, तो जैसे मैं पूर्व में बता चुका हूं, इधर बराबर के इस तरफ हम अज्ञात संख्याएं लिखेंगे और इधर ज्ञात संख्या है। तो इधर बीजगणितीय राशि है, इधर अंकगणितीय राशि। तो पक्षांतर का पहला नियम है कि बराबर के एक तरफ से दूसरी तरफ अगर हम संख्याओं का पक्ष अंतर करते हैं, यानी बराबर के इस तरफ से या बराबर के इस तरफ से उस तरफ संख्याओं को ले जाते हैं, या जो अज्ञात है या ज्ञात को अगर हम इधर एक पक्ष से दूसरे पक्ष के लिए ले जाते हैं, तो उसका धन वाला ऋण हो जाएगा, ऋण वाला धन हो, यानी उसका साइन बदल जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं समझा दूं, कोई सवाल है 2x - 3 - 5x इक्वल टू 6 - 9x। अब हम इसको देख रहे हैं, ये एक समीकरण है, इसमें क्या है x x x, ये वाले जो जिसमें है ये अज्ञात वाले हो गए। तो हमारी कोशिश होगी जब हम पक्षांतर करें तो अज्ञात वालों को इस तरफ रखें और जो ज्ञात मान है -3 6, इसको बराबर के उस तरफ रखें। तो अगले स्टेप में करेंगे हम, 2x पहले से मौजूद है तो इसका कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, ये 2x एज इट इज रहेगा। -9x है, बराबर के उस तरफ है, उसको बराबर के इस तरफ लाता हूं मैं। उससे पहले मैं देखता हूं यहाँ पे -3 है, ये बराबर के उस तरफ जाएगी। -5x पहले से मौजूद है, इसको एज इट इज लिख देंगे नीचे। अब हम पक्षांतर कर रहे हैं -9x का, -9x बराबर के इस तरफ जाएगा, तो इसका ये चिन्ह है माइनस है। तो ये पक्षांतर होके बराबर के इस तरफ आके धन 9x हो जाएगा। फिर बराबर का चिन्ह, 6 पहले से मौजूद है, और फिर -3 को हम पक्षांतर करके बराबर के इस तरफ से उस तरफ ले जाएंगे। तो -3 है, बराबर के उस तरफ जाके +3,
तो ये तो जोड़ घटाने में हुआ पक्षांतर। अब हम इसको आगे भी हल कर पाएंगे। या 2x 9x धन वाले एक साथ जुड़ेंगे, 11x माइनस 5x धन वाले एक साथ जुड़े, ऋण वाले एक साथ जुड़े, बराबर 9। या इसको लिख सकता हूं मैं 11x में से 5x घटाया 6x इक्वल टू 9। ये तो जो पहला नियम बताया मैंने पक्षांतर का, धन का ऋण, ऋण का धन एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने पे। तो अभी ये इसमें दूसरा, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू चाहिए होगी, समीकरण का मतलब यही होता है कि हम अज्ञात का मान निकालें। तो इसमें अब ये दूसरा नियम लगा कि 6 और x के बीच कौन सा संबंध है, 6 और x के बीच आपस में गुणा का संबंध है। तो इसको लिख सकता हूं मैं, या x बराबर 9, ये 6 गुणा में था, उधर जाके ये भाग बटे में चले जाए। तो ये था पक्षांतर का पहला नियम। अगर हम और भी संख्याओं पे इसका प्रयोग कर सकते, इन समीकरणों के मूल जड़ में नहीं जाएंगे तो हम सवालों को हल नहीं कर पाएंगे। हमें जो रैखिक समीकरण की 3 बीजगणितीय विधियां हैं उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो मैं चाहूंगा कि इसी पे एक और सवाल किया जाए। ये मैंने भिन्न वाले रूप में दिया है। अगर मैं इसका भी पक्षांतर करूं तो ये हो जाएगा 2/3x पहले से मौजूद है अज्ञात, ये बराबर के इस तरफ से इस तरफ आए माइनस 4x इक्वल टू -2 पहले से मौजूद है और ऋण उधर जाके धन हो गए। फिर वही जो गणितीय अभिक्रियाएं हैं कि भिन्नों का जोड़ और घटाना, उसके तहत हम क्या करेंगे, इसके हर में 1 मान लिया जाएगा, इसके हर में भी 1 मान, लघुत्तम लेके इसका मान निकाल। तो ये तो हुआ कि जब हम धन को एक तरफ से दूसरी तरफ या ऋण को एक तरफ से दूसरी तरफ। उसके अलावा पक्षांतर का दूसरा नियम, पहले नियम के बारे में तो हम जान चुके हैं। दूसरे नियम में ये होगा कि जब गुणा बराबर के एक तरफ से उधर जाएगा तो वो भाग में जाएगा, अगर भाग में है तो उसका पक्षांतर करेंगे तो वो गुणा में जाएगा। इसका मैं बहुत सिंपल उदाहरण देता हूं। फिर वही पहला नियम लगाएंगे, 2x पहले से मौजूद है, 2x प्लस 1/x पहले से मौजूद है, बराबर 6x है, बराबर के इस तरफ लाए माइनस 6x माइनस का इधर आके प्लस 11x -3। तो इसको अगर हम x लघुत्तम लेंगे तो ये द्विघात समीकरण का रूप आ जाएगा। तो द्विघात समीकरण भी इसमें नेक्स्ट चैप्टर होगा, तो उस पर नहीं जाएंगे हम। पहले जो इसकी मूल अवधारणा है दूसरे नियम की, उसको समझ लेते हैं। द्विघात समीकरण के लिए हम किसी और दिन चर्चा करेंगे, और इसमें पूरा एक चैप्टर है कक्षा 10 में द्विघात समीकरण में। तो जो मैं बताना चाह रहा था दूसरा नियम, वो इस तरह से है,
अगर इसमें बोला जाए ये भी द्विघात समीकरण है इस तरफ और इस तरफ एक, तो इसमें x की वैल्यू निकालो, तो ये पक्षांतर हो जाएगा और मैं इसके साथ एक राशि और जोड़ देता हूँ 3 से शायद फिर वही द्विघात समीकरण वाला बन जाएगा। मैं केवल इतना ही रखता हूँ। तो अब देखिए इसमें कैसे होगा, ये 2/3 को हम बराबर के उस तरफ ले जाएंगे। ये यहाँ है x² बटे x बराबर 5/6 और ये 2/3 है, ये बटे में जाएगा 2 और इस तरह से काट के x की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये तो थे पक्षांतर के दो नियम। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे इस पे कि कैसे हम इसको और आगे हल कर सकें। तो इसमें पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से हम मान निकालें। प्रतिस्थापन विधि कक्षा 10 की किताब खोलेंगे आप तो उसमें मिलेगी प्रतिस्थापन विधि, उसकी एक्सरसाइज होगी। प्रश्नावली 3.3 का पहला सवाल है x + y = 14, x - y = 4। इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रश्नावली 3.3 एक्सरसाइज है 3.3। पहला सवाल है इसका कि प्रतिस्थापन विधि, इसमें ये कंडीशन देख, क्योंकि जब सवाल पूछा जाएगा तो वहाँ पे विधि नहीं दी जाएगी, वहाँ पे ये होगा निम्नलिखित रैखिक समीकरण का हल करें। लेकिन यहाँ पे हम स्टेप वाइज चल रहे हैं कि पहले हम प्रतिस्थापन विधि को देखें, विलोपन विधि को देखें और बाद में वज्रगुणन विधि को देखें। तो हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि के लिए सवाल, पहला सवाल है प्रश्नावली 3.3 का x + y = 14। दूसरा समीकरण है x - y = 4। ये समीकरण, दो समीकरण दिए होंगे, इनका हल निकालना मतलब इनमें x और y की वैल्यू निकालनी है हमें। तो जो इसका व्यापक रूप है उसमें सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे सवाल को। व्यापक रूप है इसका a1x + by1 + c1 = 0। तो समीकरण ए को मैं लिख सकता हूँ वही पक्षांतर करके x + y बराबर के उस तरफ 14 है, इधर आए के -14 हो जाएगा। और इसको लिख सकता हूँ दूसरे समीकरण को मैं x - y - 4 = 0, इसका मान भी 0। तो ये समीकरण अगर एक मानो मैं इसको समीकरण 2 मानो। अब सबसे पहले हम इसकी शर्तें देखते हैं कि इसके मान निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। तो इसमें x का जो गुणांक है यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसका मतलब होगा इसका गुणांक क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है तो ये मल्टीप्लाई है 1 से। तो a1 की जो वैल्यू हुई वो हुई 1, a1 = 1। उसी तरह से b1 के साथ भी y के साथ कोई गुणांक नहीं है तो a के साथ गुणा है, तो b1 = 1 और c1 = -14। दूसरे समीकरण में a2 = 1, b2 = -1 के साथ गुणा है और c2 = -4। अब इसके लिए हम कंडीशन देखते हैं, a1/a2 की वैल्यू निकालेंगे, b1/b2, c1/c2। तो करता मैं a1/a2, जो a1 की वैल्यू है 1/1, b1/b2 = 1/-1।
C1 अपॉन C2 बराबर -14 बटे -4। काट रहा है, ये 2 से काट रहा, माइनस भी कट जाएंगे, 7/2। अब जो हमने 3 शर्तें शुरू में चर्चा की थी कि कौन सी वाली कंडीशन बन रही, A1/A2 1/1, B1/B2 1/-1, C1/C2। तो इसमें जो कंडीशन बन रही A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी ये इसका केवल एक हल और अद्वितीय हल होगा। तो इसकी जो शर्त बनी वो बनी A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, और C1 का भी अलग मान है। तो इसमें केवल एक हल होगा, केवल एक हल, यानी अद्वितीय रूप से इसमें एक हल होगा। तो अब इस समीकरण को हम हल कर पाएंगे। तो जो विधि है प्रतिस्थापन विधि, इसका प्रयोग सबसे पहले हम क्या करेंगे, शर्त की जांच कर लेंगे कि ये समीकरण हल होगा या नहीं होगा। अगर समीकरण हल हो रहा तभी हम आगे बढ़ेंगे, वरना हम क्या करेंगे, यहीं पे सवाल छोड़ देंगे। लेकिन ये हल हो रहा तो इसके लिए जो शर्तें हैं अब हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करें। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होगा कि हम पे 2 अज्ञात मान है x और y, एक का वैल्यू निकाल के दूसरी में रखेंगे, इस तरह से प्रतिस्थापित हो जाएगा एक मान। तो समीकरण 1 से करता मैं, x का मान लिखता मैं, समीकरण 1 से अगर मैं x की वैल्यू लिखूं, x बराबर y की भी लिखी जा सकती है, कोई भी एक वैल्यू लिखेंगे। तो इसका मैं पक्षांतर किया, मैंने धन y था, बराबर के उस तरफ गया, ऋण y, ऋण का धन 14। तो जो ये वैल्यू है इसको हम रखेंगे समीकरण 2 में। समीकरण 1 से x बराबर -y + 14 को समीकरण 2 में रखने पर एक मान प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो रखा हमने 2 में, x की जगह -y + 14, फिर ये तो हुई x की वैल्यू, जो x की वैल्यू समीकरण 1 से हमने रखी -y + 14। अब दूसरा -y पहले से है, -4 पहले से बराबर 0। अब वही गणित का मूलभूत ज्ञान, धन वाली संख्याएं एक साथ जोड़ेंगी, ऋण वाली एक साथ जोड़ेंगे, फिर क्या होगे, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी और उसका चिन्ह आएगा जो बड़ी वैल्यू, -y, इसको लिखा जा सकता है या -y -2y + 14 -14 + 10 = 0, या -2y बराबर -10, पक्षांतर कर दिया, धन 10 था उधर जाके ऋण। अब इसको आगे हम करेंगे हल, या दोनों जगह ऋण ऋण चिन्ह है तो ऋण ऋण चिन्ह कैंसिल हो जाएगा, या ऋण ऋण गुणा करके धन हो जाएगा। फिर 2y बराबर 10, पक्षांतर के दूसरे नियम के अनुसार y इसके साथ गुणा में उधर जाके बटे में चले जाए, 10/2, y बराबर 5। तो y की वैल्यू 5 आ गई। अब y की वैल्यू जब 5 आ गई
तो अब हम क्या करेंगे, इसका मान समीकरण किसी भी एक समीकरण में रखें तो y की वैल्यू 5 निकल जाएगी, या हम फिर प्रतिस्थापित कर सकते हैं, दूसरी विधि से भी हो सकता है ये सवाल। फिलहाल हम क्या करते हैं, y बराबर 5, जो y बराबर 5 की वैल्यू है उसको समीकरण 1 में रखते हैं। y बराबर 5 समीकरण 1 में रखेगा तो ये हो जाएगा x प्लस y की वैल्यू 5 बराबर 14, x बराबर 14 ऋण 5, तो x बराबर 9। तो ये मान हम देखेंगे इनको संतुष्ट करते हैं या नहीं करेंगे, इस तरह से ये समीकरण के हल हो जाए। तो हम लोग आज प्रतिस्थापन विधि, पक्षांतर और चार अचर के बारे में जान चुके हैं। तो ये गणितीय समीकरण को हल करने की विधि होगी। थैंक यू।